यार क्रोमेटोग्राफी हम डिस्कस कर रहे थे। हम क्या कह रहे थे कि ये क्या होता है कि सेपरेशन होती है मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स की ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी डिफरेंस। किसी भी पोलैरिटी पोलर और नॉन पोलर एंड्स के चार्जेस के बिना पे जो भी सेपरेशन करते हैं वो हम क्रोमेटोग्राफी में करते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि एक्सट्रैक्शन और क्रोमेटोग्राफी में क्या डिफरेंस है। तो एक्सट्रैक्शन और क्रोमेटोग्राफी में क्या डिफरेंस था कि एक्सट्रैक्शन में हम क्या करते हैं कि कंपाउंड्स की सेपरेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, कि सॉल्युबिलिटी की बेसिस पे जो भी हम सेपरेशन करेंगे कंपाउंड्स की कंपोनेंट्स की उसको हम एक्सट्रैक्शन में लाएंगे कि हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं किसी भी चीज़ को। लेकिन जब हम क्रोमेटोग्राफी की बात करते हैं तो उसमें हम पोलैरिटी डिफरेंस को ले आते हैं कि पोलर और नॉन पोलर मतलब उसमें जो भी चार्जेस हैं चार्जेस को सेपरेट करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी की टर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, उसमें फिर फर्दर हमने आगे देखा था कि उसमें टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं। टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं? 4 होती हैं मेनली। असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी, डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी, उसके बाद सर्कुलर और रेडियल, 4 तरह की क्रोमेटोग्राफी होती हैं। असेंडिंग में क्या था कि हम किसी भी कंपाउंड को किसी भी क्रोमेटोग्राफिक पेपर पे अप्लाई करेंगे और उसकी बेस लाइन से उसको अपवर्ड की तरफ जो भी उसकी मूवमेंट होती है कंपोनेंट्स की उसको हम कहते हैं असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी। और इसी तरह डिसेंडिंग किसको कहते हैं कि हम क्रोमेटोग्राफिक पेपर को इंट्रोड्यूस कराएंगे, हैंग करेंगे ऊपर से और उसको सॉल्वेंट को क्या करेंगे ऊपर से ही इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो ये इनकी जो कंपोनेंट्स की मूवमेंट होती है वो डाउनवर्ड होती है, तो उसको हम कहते हैं डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी। उसके बाद सर्कुलर में क्या हो रहा था कि हम एक सर्कुलर पे क्रोमेटोग्राफिक पेपर काट लेते हैं, उसके दरमियान में हम कंपोनेंट को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और वहीं पे क्या करते हैं हम थ्रेड से उसको टाई करते हैं और उसको पेट्री डिश में हैंग करते हैं। थ्रेड जो होता है वो सॉल्वेंट में उसका एक एंड सॉल्वेंट में होता है और दूसरा एंड कहाँ होता है क्रोमेटोग्राफिक पेपर पे जहाँ पे हमने केमिकल इंट्रोड्यूस करवाया था। तो क्या होता है कैपिलरी एक्शन होता है, तो थ्रेड से जो सॉल्वेंट है जो भी मोबाइल फेज है वो हमारा मूव करके इस पेपर में आता है। तो जो कंपोनेंट सेपरेट होते हैं वो ऐसे बाहर की तरफ रिंग्स बनाते हैं। तो जो फाइनल हम एक सम टाइम के बाद देखते हैं तो वो फाइनल रिंग बाहर की तरफ आपको बना हुआ नज़र आता है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी है। ठीक है, उसके बाद रेडियल क्या था? रेडियल में भी यही था कि हम एक सर्कुलर ही ले रहे हैं लेकिन हम उसके सेंटर से 2 सेंटीमीटर आगे एक सर्कल ले रहे थे, क्योंकि हमने सिर्फ एक केमिकल पे नहीं वर्क करना था, हमने 2 से 3 केमिकल्स पे वर्क करना था। इक्वल डिस्टेंस पे हम वो केमिकल्स के स्पॉट लगा लेते हैं और फिर जो उसका मैकेनिज्म यही होता है कि हम उसको हैंग ही करते हैं, उसके थ्रेड के ज़रिए वो सारा सॉल्वेंट उसका जो है मूव करता है, मोबाइल फेज इसमें मूव करता है, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव करने में उसको थोड़ा टाइम लगता है। उसके बाद जो केमिकल्स हैं वो जो सेपरेशन होती है केमिकल्स की वो इस तरह करके कुछ रेडियल शेप में आ जाती है कि इसकी इधर आएगी और इसकी एक इसी रीजन में इसकी सेपरेशन होती है, तो इसको हम कहते हैं रेडियल क्रोमेटोग्राफी। उसके बाद क्या था कि स्टेशनरी फेज़ क्या होता है? स्टेशनरी फेज़ हमारे पास वो होता है जिस भी पेपर पे या किसी भी फॉइल पे हम इंट्रोड्यूस करा रहे होते हैं केमिकल को, वो लाइक क्रोमेटोग्राफिक पेपर भी हो सकता है और कोई भी एड्जॉर्बेंट की लेयर किसी पे हमने किसी भी पेपर पे लगा दी है तो उसको हम क्या कहेंगे थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो इसी तरह फर्दर आगे था कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो इसी तरह ये हो गया। उसके बाद मोबाइल फेस हम कौन कौन सा यूज़ कर सकते हैं किसी भी केमिकल की सेपरेशन के लिए? वो होता है वाटर, अल्कोहल, एसीटोन और ईथर। ठीक है, ये 3-4 हमारे पास सॉल्वेंट मोबाइल फेस होते हैं जो हम क्रोमेटोग्राफी में इस टेक्निक में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है कि टाइप्स कौन कौन सी हैं क्रोमेटोग्राफी की। सबसे पहली क्या थी? पेपर क्रोमेटोग्राफी। देन क्या था? थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी और फाइनल कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे पेपर क्रोमेटोग्राफी को। पेपर क्रोमेटोग्राफी में हमने देखा था कि ये होता क्या है, कि टेक्निक है क्या, मतलब इसकी टाइप में क्या क्या करते हैं। इसमें भी वही हम सेपरेशन करते हैं कंपाउंड्स की ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी। ठीक है, उसके बाद इसमें मेन जो काम होता है कलर पिगमेंट पे जो भी हम सेपरेशन करते हैं कलर्स की बेसिस पे कंपोनेंट्स की, वो पेपर क्रोमेटोग्राफी में आ जाता है। इसमें जो स्टेशनरी फेज हमारे पास है वो ये पेपर होता है जिस पे हम केमिकल्स को इंट्रोड्यूस कराते हैं। स्टेशनरी मतलब ये फिक्स्ड होता है, ये मूव नहीं करता। मोबाइल फेज नाम से ही जाहिर है मोबाइल वो चीज़ होती है जो मूव करती है, मूवेबल होती है। उसमें इथानॉल, वाटर,
एंड एसीटोन आ जाता है। फिर हमने यहाँ तक तो देख लिया था, आगे हमने फर्दर प्रोसीजर नहीं देखा था कि हम इसको प्रोसीड कैसे करते हैं, हम इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं सेपरेशन के लिए केमिकल्स की। तो हम सबसे पहले इसका प्रोसीजर देख लेते हैं। प्रोसीजर हम क्या देखते हैं, हम एक क्रोमेटोग्राफिक पेपर लेते हैं, उसको हमने जितना एक डिज़ायर्ड स्टैंडर्ड लेंथ होती है हम उतना उसको कट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसकी एक बेस लाइन लगाते हैं जो फाइनल नीचे वाले एज से 2.5 सेंटीमीटर ऊपर होती है, मतलब कि हाइट उसकी क्या होती है 2.5 सेंटीमीटर। उसके ऊपर हम एक बेस लाइन लगाएंगे और उस पे जो भी हमने केमिकल की सेपरेशन करानी है वो हम इंट्रोड्यूस करेंगे। अगर सिर्फ एक केमिकल है हम बिल्कुल सेंटर में इंट्रोड्यूस करेंगे। अगर हमारे पास 2 से 3 हैं तो हम इक्वल डिस्टेंस पे 2 से 3 स्पॉट्स लगाएंगे, ड्रॉप्स लगाएंगे। उसके बाद क्या था कि हम मतलब कि हमने पेपर को कट क्या करना है उसके स्टाइल के अकॉर्डिंग, असेंडिंग कर रहे हैं डिसेंडिंग कर रहे हैं उसके लिए तो हमें एक ही साइज़ लेंगे, लेकिन अगर सर्कुलर और रेडियल कर रहे हैं तो उसके लिए सर्कुलर क्रोमेटोग्राफिक पेपर कटिंग करेंगे उसकी, ठीक है। उसके बाद फर्दर वो कह रहे हैं कि बेस लाइन ड्रॉ करनी है। अब क्या करना है, बेस लाइन असेंडिंग में नीचे ड्रॉ होगी, ये असेंडिंग है, नीचे ड्रॉ करेंगे, और डिसेंडिंग में क्या करेंगे ऊपर करेंगे ड्रॉ, जो हैंग हो रही होती है और फिर नीचे जा रही होती है, ठीक है। और सर्कुलर में और रेडियल में हम बेस लाइन ड्रॉ नहीं करते क्योंकि हमने पेपर को कटिंग ही सर्कुलर उसमें करना होता है। तो क्या कहते हैं, इस लाइन को जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं उसको हम बेस लाइन कहते हैं। इसको आपने कभी भी लाइन नहीं कहना, इसको आपने बेस लाइन कहना कि हमने ये अपने सॉल्वेंट की बेस लाइन लगाई है, इस पर हम केमिकल को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फर्दर क्या होता है, सैंपल को हम वही बात आ गई कि सेंटर में बेस लाइन के अप्लाई कर देते हैं। अगर एक है, अगर 2 से 3 है तो इक्वल डिस्टेंस पे उसको अप्लाई करेंगे। और फिर मोबाइल फेज क्या होता है, ये एक क्रोमेटोग्राफिक टैंक है फॉर पेपर क्रोमेटोग्राफी। इसका ऊपर से ये लिड है, ये अंदर टैंक है, इसमें हैंग करने के लिए ये हमारे पास एक क्लिप होता है कि उसमें हमने पेपर को हैंग कर दिया, ठीक है। नीचे हम सॉल्वेंट डाल देते हैं। उसके बाद क्या होता है, पेपर जो होता है थोड़ा सा सॉल्वेंट में डिप होता है कि उसमें कैपिलरी एक्शन हो जाए, पेपर के थ्रू जो मोबाइल फेज है वो अपवर्ड मूव करे। तो ये यहाँ पे यही बात लिखी हुई है कि मोबाइल फेज में क्रोमेटोग्राफिक टैंक में हम पेपर को अप्लाई कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, कंपोनेंट्स कुछ देर के बाद सेपरेट हो जाते हैं। मैक्सिमम सॉल्वेंट फ्रंट हम कितना लेते हैं कि हम ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर का, टोटल जो ये है 5 सेंटीमीटर का ले लेते हैं, असेंडिंग में भी और डिसेंडिंग में भी। ये हम सिर्फ यहाँ तक लेंगे, पूरा पेपर नहीं लेंगे। उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट फ्रंट। फिर हमने उसी जगह तक देखना होता है कि यहाँ तक अगर हमारा मोबाइल फेस पहुँच गया तो हम उस पेपर को टैंक में से निकाल लेंगे, ठीक है। फिर उसमें देखेंगे कंपोनेंट्स की सेपरेशन हुई है, किस किस लेवल पे हुई है। फिर उसके बाद हम जहाँ तक वो फिनिश हो रहा है वहाँ तक हम उस पर स्केल के थ्रू हम उसकी मेजरमेंट ले लेंगे बेस लाइन से, नीचे से नहीं लेनी, बेस लाइन से मेजरमेंट लेनी है कि वो कितना है, वो 2 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है या 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर उसको हमने क्या करना है, RF वैल्यू उसकी कैलकुलेट करनी है। अगर 3 कंपोनेंट हैं तो तीनों की हम अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। लाइक डिस्टेंस कवर्ड बाय सब्सटेंस, अगर एक सब्सटेंस ने डिस्टेंस कवर किया है 2 सेंटीमीटर तो 2 हम ऊपर लेंगे। टोटल हमारा सॉल्वेंट का मोबाइल फेज का जो डिस्टेंस था वो 5 सेंटीमीटर था, उसको नीचे लेंगे, ठीक है। इसी तरह हम सारे कंपोनेंट्स की RF वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। इसका फार्मूला आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है। क्या होता है, RF वैल्यू इज इक्वल डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कवर्ड बाय सॉल्वेंट या मोबाइल फेज, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया प्रोसीजर। उसके बाद हम देखते हैं, ये तो हमने जनरल प्रोसीजर देख लिया। इसके बाद हम देखते हैं हम सर्कुलर में कैसे करते हैं। ये असेंडिंग और डिसेंडिंग की बात हो गई। अब हम देखते हैं सर्कुलर और रेडियल में कैसे पेपर क्रोमेटोग्राफी हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो सर्कुलर में क्या करेंगे, सेम वही होगा प्रोसीजर। हम एक पेपर को सर्कुलर फॉर्म में कट करेंगे, उसके बाद उसके ऊपर सैंपल को अप्लाई करेंगे मिडल में, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, थ्रेड को पास करेंगे। थ्रेड हम एक ले लेंगे इतना सा, उसको एक साइड से नॉट लगा देंगे और उसको पास करेंगे। जहाँ पे थ्रेड एंड हो रहा होगा नॉट होगी, वो नॉट वहाँ रुक जाएगी, और जो बाकी थ्रेड होगा उसको हम मोबाइल फेज में, बैटरी डिश में नीचे जो मोबाइल फेज हमने लिया होगा उसमें हम उसको डिप करके रख देंगे कुछ देर के लिए। तो मोबाइल फेज क्या करता है, मूव करता है कैपिलरी एक्शन के थ्रू, चाहे वो पेपर हो चाहे वो थ्रेड हो, ठीक है। तो सेपरेशन हो जाती है कंपोनेंट्स की। उधर क्या हो रहा है, इन दोनों में असेंडिंग और डिसेंडिंग में स्पॉट्स बन के सेपरेट होते हैं। लेकिन सर्कुलर में क्या होता है,
रिंग्स बन जाते हैं। गुड। उसके बाद हम इन रिंग्स की भी हम लेंथ RF वैल्यू मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो उसकी हम क्या करेंगे, सेंटर से वहाँ तक कितना ट्रैवल हुआ है वो मेजर करेंगे। ठीक है, और टोटल एक पेपर लेते हैं ना, तो उसके अंदर भी हम एक रिंग बनाते हैं कि यहाँ तक हमारा सॉल्वेंट मूव होना चाहिए। ठीक है, या वो रिंग ना भी लो तो इस पूरे पेपर को हम एक तरह सॉल्वेंट फ्रंट की तरह कंसीडर करते हैं। तो यहाँ तक मूव हुआ है तो ये हम कैलकुलेट करके ऊपर लिख लेते हैं 3 सेंटीमीटर है या 3.5 है, और डिवाइडेड बाय 5 सेंटीमीटर, टोटल 5 सेंटीमीटर का हम सर्कल लेंगे, हम उस पर बनाएंगे ये कंपस पे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है रेडियल। रेडियल में क्या करेंगे, रेडियल में सैंपल जो हम अप्लाई करते हैं अक्रॉस द पेपर लाइक दिस, कि हमने एक सेंटर ले लिया, सेंटर से 1 to 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हमने एक और सर्कल बनाया, फिर उस सर्कल पे हमने 2 से 3 सॉल्वेंट्स अप्लाई कर दिए। ठीक है, वो अप्लाई करेंगे तो ये कैसे सेपरेट होते हैं, ये आर्च बना के सेपरेट होते हैं। ये रिंग बना रहे थे, ये आर्च, कि अपनी अपनी डायरेक्शन में ये आर्च बना लेंगे इस तरह, यहाँ छोटी होगी, यहाँ फिर बड़ी होगी, यहाँ और बड़ी होगी। ठीक है, इस तरह ये आर्च बना लेंगे। मोबाइल बंद कर दें। उसके बाद क्या होगा, हम इसी की इन तमाम केमिकल्स की RF वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ आइए यहाँ तक? आगे फिर हम इनकी एप्लीकेशन देख रहे हैं कि हम इसको क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी को अप्लाई कहाँ कहाँ कर सकते हैं, फार्मास्यूटिक्स में, फार्माकोग्नोजी में इसको अप्लाई कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो हम मेनली इसको फार्मा इंडस्ट्री में अप्लाई करते हैं। किस लिए कि हमने, क्योंकि जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होता है उनकी सेपरेशन करनी होती है, तो उनकी सेपरेशन कभी एक्सट्रैक्शन के थ्रू कर सकते हैं और कभी हम क्रोमेटोग्राफी के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, इसको हम कहते हैं API। ठीक है, उसके बाद हम इसकी कौन कौन सी बेसिस पे करते हैं, एवेपोरेशन पावर पे और पोलैरिटी की बेसिस पे सेपरेशन करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी में। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, कोई भी पॉइजनस सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम पेपर क्रोमेटोग्राफी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, एनालिसिस ऑफ डिफरेंट मेडिसिन के एनालिसिस के लिए भी हम पेपर क्रोमेटोग्राफी यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह किसी भी बॉडी के टिश्यूज़ को हम सेपरेट करना है, लाइक मिक्सचर, जैसे हम कहते हैं कंपाउंड्स को सेपरेट करते हैं, इसी तरह बॉडी के टिश्यूज़ को भी हम सेपरेट करने के लिए पेपर क्रोमेटोग्राफी यूज़ कर सकते हैं। और फोरेंसिक मेडिसिन में, किसी भी इन्वेस्टिगेशन पर्पस में भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये फोरेंसिक होता है ना, एक डिपार्टमेंट हर हॉस्पिटल में भी होता है, हर जगह होता है, क्योंकि हमने आइडेंटिफाई करना होता है कि पेशेंट की कॉज ऑफ डेथ क्या थी। इसी तरह उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है, कोई भी हम लाइक स्टमक एसिडिटी हो गई है या कुछ भी हो गया तो हम देखते हैं उसने कोई ऐसी मेडिकेशन तो नहीं ली जिससे हुआ है, तो मतलब इन्वेस्टिगेशन पर्पसेस में भी हम पेपर क्रोमेटोग्राफी यूज़ करते हैं। क्लियर है? रिपीट करने की ज़रूरत है? नहीं? ठीक है, इसको रोकें, यहीं पे रोकना है, पॉज करना है। हमने अब डिस्कस कर लिया पेपर क्रोमेटोग्राफी को। अब हम डिस्कस करेंगे कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी क्या है। नाम से ही जाहिर हो रहा है कोई किसी चीज़ की थिन, एक बिल्कुल पतली सी लेयर हमने कोटिंग की हुई है किसी चीज़ की, तो उसको हम TLC भी कहते हैं एब्रीवेशन में। ठीक है, तो जहाँ पे भी TLC का नाम आएगा आपको पता चल जाना चाहिए कि ये थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी हो रही है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि एक शीट होती है किसी भी ग्लास की, प्लास्टिक की या एल्युमिनियम फॉइल की। एल्युमिनियम फॉइल तो सबने देखी होगी, सिल्वर सी होती है। तो उसकी एक कोटिंग हुई, अक्सर ये जब कोई ना कोई कहीं से खाने आते हैं तो उसके ऊपर एल्युमिनियम फॉइल की कोटिंग हुई होती है डिस्पोजेबल में। ठीक है, तो कहीं से हम अगर खाना पैक भी कराते हैं कभी कभी एल्युमिनियम फॉइल में ही होता है। तो ये वो वाली एल्युमिनियम फॉइल है, किसी भी प्लास्टिक में और किसी भी ग्लास के, शीशे के किसी भी चीज़ पे अगर हमने कोट कर दिया उसको, एड्जॉर्बेंट को, और एड्जॉर्बेंट क्या है, सिलिका जेल भी हो सकता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड भी हो सकता है या सेलुलोज भी हो सकता है। ठीक है, उसकी हमने कोटिंग कर दी। उसके बाद स्टेशनरी फेज भी हमारा एड्जॉर्बेंट ही है, एड्जॉर्बेंट नहीं होगा तो कोई उसका इफेक्ट ही नहीं आएगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, एड्जॉर्बेंट रिमूव कर देता है किसी भी चीज़ की कंटेमिनेशन को लिक्विड से या सॉलिड सब्सटेंसेस से हमारे। ठीक है, तो इसलिए ये ज़रूरी होता है एड्जॉर्बेंट कि वो एड्जॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर जज़ब कर लेता है सारी कंटेमिनेशन को और रिमूव कर देता है उस केमिकल में से। ठीक है, कंटेमिनेशन जो होती है, कोई भी पार्टिकल होता है ऐसा जो केमिकल का हिस्सा नहीं होता, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, इनगल्फ कर लेता है अपने अंदर ही। एब्जॉर्ब तो होना एक, वो बिल्कुल जज्ब हो जाना है, एब्जॉर्ब होना है और बात है कि वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा, उस लेयर में एब्जॉर्ब नहीं करेगा। ठीक है,
उसमें प्रोसीजर में एब्जॉर्ब नहीं करेगा, एडजॉर्ब करेगा अपने अंदर। उसके बाद इसका भी मोबाइल फेज वही है, ईथर, एसीटोन, एथेनॉल, वाटर, ये सब कुछ, ठीक है। इसके प्रोसीजर में से थोड़ी सी 2 जगह पे चेंजिंग आई है, फर्स्ट में और थर्ड में। बाकी सारा प्रोसीजर सेम एज पेपर क्रोमेटोग्राफी है, ठीक है। सिर्फ इसमें हमने क्या करना है, वहाँ हम क्रोमेटोग्राफिक पेपर ले रहे थे, यहाँ हमने क्या कर दिया, थिन लेयर ऑफ क्रोमेटोग्राफिक शीट ले रहे हैं, ठीक है। उसमें क्या है, कोटिंग हुई हुई है एडजॉर्बेंट की। यही हमने सिर्फ एक आइडेंटिफाई करना है कि ये इस पेपर क्रोमेटोग्राफी से कैसे डिफरेंट है। प्रोसीजर सारा इसका सेम है, ठीक है। उसके बाद इसके हमने जो भी असेंडिंग डिसेंडिंग है, कोई भी स्टाइल है, हमने उसके हिसाब से उस शीट को कट कर लेना। उसके बाद उसकी बेस लाइन बना लेनी है, असेंडिंग की डिसेंडिंग की बेस लाइन भी बना लेनी है। उसके बाद क्या करना है, उसमें सैंपल अप्लाई करना है। सैंपल अप्लाई करना है मोबाइल, और शीट जो है वो शीट है, सैंपल अप्लाई करने के बाद मोबाइल फेज में इंट्रोड्यूस करा देनी है, ठीक है। उसके बाद वही कंपोनेंट सारे सेपरेट होते हैं, कुछ देर के बाद फिर हम उसी की RF वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सिर्फ इसमें क्या करना है, उसमें पेपर को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, इसमें हमने शीट को इंट्रोड्यूस कराना है, ठीक है, थिन लेयर ऑफ क्रोमेटोग्राफिक शीट। फिर बाकी सारा सर्कुलर का भी वही सारा प्रोसीजर है कि उसमें थ्रेड हम लगाएंगे, उसके बाद कैपिलरी एक्शन होगा और कंपोनेंट्स की सेपरेशन होगी और रिंग फॉर्म बनेगी। रेडियल में क्या आर्च बनेगी, उसी तरह हम थ्रेड लगाएंगे, डिप करेंगे मोबाइल फेस में और उसकी भी हम RF वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये एक एल्युमिनियम फॉइल उन्होंने हैंग की हुई है और उसको सॉल्वेंट में डिप किया हुआ है, ठीक है। उसमें हमने फिर बेस लाइन पे कंपोनेंट्स कुछ रखे हुए हैं, कुछ देर के बाद वो इतना मूव करते हैं, कुछ देर के बाद वो इतना मूव करते हैं। फिर एक बार ऐसा आता है कि मैक्सिमम उनका सारा जो केमिकल्स होते हैं वो सेपरेट हो चुके होते हैं, मूव कर चुके होते हैं। उसके बाद हम इसको रिमूव कर लेते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, TLC प्लेट ऑफ सिलिका जेल, ठीक है, जिस पे एडजॉर्बेंट है सिलिका जेल, ठीक है। इसको हम TLC प्लेट कहेंगे और ये सॉल्वेंट है जो कि मोबाइल फेज है, ठीक है। इसके प्रोसीजर में कोई मसला समझ आ गया दोबारा से अच्छी तरह? अगर कोई आपसे पूछेगा कि आप थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का प्रोसीजर लिखें, तो आपने कोई ऊपर नहीं, कोई जस्टिफिकेशन नहीं देनी, आपने डायरेक्ट प्रोसीजर लिख देना है और मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज बस, क्योंकि आपसे प्रोसीजर पूछा गया। अगर आपको कहेंगे कि एक्सप्लेन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, तो आप ये पूरा एक्सप्लेन भी करेंगे और इसकी एप्लीकेशंस भी देंगे। अगर सिर्फ प्रोसीजर मांग रहे हैं, सिर्फ प्रोसीजर दें, सिर्फ एप्लीकेशन मांग रहे हैं, सिर्फ एप्लीकेशन लिखें, ठीक है, पूरा नहीं करना। जब कहेंगे टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी को एक्सप्लेन करें, तो आपको तीनों करनी होगी, ठीक है। लेकिन आपका मेनली शायद 5 मार्क्स के ही क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें ये छोटा मोटा ही पूछेंगे, लाइक प्रोसीजर बता दें या एप्लीकेशन बता दें या पूरी इसको एक्सप्लेन कर दें, ठीक है। पूरी तीनों टाइप्स को एक क्वेश्चन में एक्सप्लेन करने को नहीं कहेंगे। मेनली जो हमारी इंपॉर्टेंट है वो पेपर क्रोमेटोग्राफी है और ये थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है, ठीक है, जो ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती है। इसमें अब इसकी एप्लीकेशंस में क्या क्या आ जाता है कि कंपोनेंट्स को, किसी भी प्लांट में कितने कंपोनेंट्स हैं उनको डिटरमिन करने के लिए भी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी यूज़ करते हैं हम, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ऑर्गेनिक रिएक्शंस को हम देखने के लिए, मोनीटर करने के लिए भी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी यूज़ कर सकते हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनिक रिएक्शंस हो रही हैं, ठीक है। उसके बाद सिरामाइड्स और फैटी एसिड्स, इनको एनालाइज करने के लिए भी हम थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी यूज़ कर सकते हैं। और पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स, इनको भी डिटेक्ट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं कि हमारे फूड में पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड तो नहीं है, या वाटर में तो नहीं है जो हम पी रहे हैं। तो उसके बाद डाइज़ में, हेयर डाइज़ में, किसी भी डाइज़ में, क्लॉथ डाइज़ में, फाइबर्स में डिटेक्शन के लिए भी ये यूज़ होती है, एनालाइज करने के लिए फोरेंसिक साइंस में यूज़ होती है, ठीक है। उसके बाद कंपोनेंट्स में भी प्रेजेंट होती है ये सब्सटेंसेस के, तो उनको भी आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। और कुछ रेडियो केमिकल, जो हमारे रेडियो फार्मास्यूटिकल्स में कुछ ऐसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं, उनको भी डिटेक्ट करने के लिए थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी यूज़ होती है। वो जो थी पेपर, वो सुपरफिशियली आइडेंटिफाई और डिटेक्ट करने के लिए यूज़ हो रही थी, ये आगे फर्दर उनके कंपोनेंट्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ हो रही है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। मेन इसका ये है, ये डायग्राम आपको लाजमी बनानी है जब भी आए, ठीक है। उसकी लिड वाली थी, इसकी सिंपल है, ठीक है, तो ये आपने ज़रूर बनानी है। और इसकी एप्लीकेशन ये तभी लिखेंगी जब आपसे पूछी जाएंगी। अगर आपको सारा एक्सप्लेन करना है का पूछा गया है, तो आपको एप्लीकेशन भी लाजमी देनी है, या डायग्राम भी लाजमी देनी है प्रोसीजर के साथ, और इसकी RF वैल्यू की कैलकुलेशन का फार्मूला भी लाजमी लिखना है, ठीक है, वो भूलना नहीं है। वो इसका मेन कंपोनेंट है कि हम क्यों करते हैं,
क्योंकि उसकी आरएफ वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ही हम ये सारी क्रोमेटोग्राफी के प्रोसीजर्स करते हैं, ठीक है।